हेलो एवरीवन। आज हम सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 114 एंड ऑर्डर 47 में रिव्यू के बारे में चर्चा करेंगे। रिव्यू के बारे में हम कई बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे कि उससे क्या अभिप्राय है, उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, उससे क्या अभिप्राय है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके लिए कौन आवेदन करेगा, कितने समय में करेगा, ठीक है, और वो कौन सी शर्तें होंगी जिन शर्तों के दिन रिव्यू किया जाएगा, ठीक है, रिव्यू के आधार क्या क्या होंगे, क्या ग्राउंड्स होंगे, और अंत में उसकी प्रक्रिया क्या होगी। तो सर्वप्रथम उससे क्या अभिप्राय होगा, तो जैसा कि शब्द से ही आभास हो रहा है कि रिव्यू मतलब किसी चीज़ को पुनः देखना, ठीक है, उसी न्यायालय अर्थात उसी न्यायालय द्वारा पुनः देखना, ठीक है, या दोबारा मैटर को देखना या फिर दोबारा कंसीडर करना रिव्यू कहलाता है। ठीक है, उसी न्यायालय द्वारा मामले को दोबारा देखना या फिर दोबारा कंसीडर करना रिव्यू कहलाता है, ठीक है। लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि जो है सिविल प्रक्रिया संहिता में ऐसा प्रावधान है कि अगर किसी न्यायालय ने, ठीक है, न्यायालय ने निर्णय हस्ताक्षरित कर दिया है, दे दिया है निर्णय और हस्ताक्षरित कर दिया है, तो धारा 152 के सिवाय उसमें कोई परिवर्तन एवं परिवर्धन नहीं किया जाएगा। धारा 152 में जो प्रावधान है उसके सिवाय न्यायालय कोई भी परिवर्तन एवं परिवर्तन नहीं करेगा अपने दिए गए निर्णय में, ठीक है। लेकिन जो रिव्यू का प्रावधान है, ये जो है रिव्यू का प्रावधान उस सामान्य नियम का अपवाद है। पुनर्रिव्यू करने का जो अपवाद है, जो है नियम, उस सामान्य नियम का ये अपवाद है। इसमें क्या है, निर्णय सुन सकता है और निर्णय दोबारा दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य है मानवीय भूलों को सुधारना, क्योंकि भाई जज भी मनुष्य हैं, तो कैसे हम कमियों को दूर करें, कैसे मानवीय भूलों को दूर करें, ठीक है। लेकिन यहाँ जो कोर्ट की पावर है, इनहेरिटेंस पावर नहीं है, एक अपीली न्यायालय के समान है। और जो यहाँ पे प्रार्थना पत्र जो दिया जाता है, जो एप्लीकेशन दी जाएगी रिव्यू के लिए, ठीक है, आवेदन किया जाएगा, वो क्या है, इजीली न्यायालय एक्सेप्ट नहीं करता है, बहुत ही स्ट्रिक्टली एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि किसके द्वारा रिव्यू की मांग की जा सकती है, कौन एप्लीकेशन देगा। तो सीधी बात है, जो न्यायालय के निर्णय या डिक्री से विदित पक्षकार होगा वही न्यायालय को आवेदन रिव्यू के लिए करेगा, ठीक है। तो आवेदन की समय सीमा क्या होगी, ओनली 30 डेज। मान लीजिए अगर न्यायालय ने आज डिक्री ऑर्डर किया है तो उसके 30 दिन से पूर्व ही, ठीक है, रिव्यू के लिए आवेदन न्यायालय को करना होगा, ठीक है। वैसे अगर सामान्यतः जो प्रचलन है कोर्ट में, वो रिव्यू का वो प्रचलन नहीं है कि अगर मेरे अनुकूल कोर्ट का डिसीजन या ऑर्डर नहीं आया है तो फिर आज ही से हम लग जाते हैं नई नई चीज़ों को ढूंढने में, कोई नए ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं या कोई नए ऐसे बिंदु ढूंढते हैं ताकि न्यायालय जो है मुझे सुने और हमारी फेवर में डिसीजन दे, ठीक है। तो जो है यही चलता है कि अगर मेरे अनुकूल डिसीजन नहीं आया है या फेवर में नहीं आया है तो क्या करेंगे, हम नई चीज़ों को खोजेंगे और न्यायालय के सामने पेश करेंगे, न्यायालय उसको सुनेगा, तो हो सकता है शायद मेरे फेवर में डिसीजन दे दे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसकी कंडीशन क्या क्या होंगी। तो सर्वप्रथम कंडीशन है कि किसी आदेश या डिक्री की अपील तो अलाउ है, ठीक है, किसी ऑर्डर या डिक्री की अपील अलाउ है, लेकिन नहीं की गई है। अगर आपने अपील कर दी तो रिव्यू नहीं होगा। यहाँ पे क्या है कि अगर किसी ऑर्डर या डिक्री की अपील तो अलाउ है लेकिन नहीं की गई है, या फिर किसी ऐसी डिक्री आदेश की संहिता द्वारा अपील का प्रावधान नहीं किया गया, कोई भी जो है अपील जो है इस संहिता द्वारा अनुवाद नहीं की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ऐसे विनिश्चय से जो लघुवाद न्यायालय के निर्देश पर किया गया है, ऐसे विनिश्चय से जो लघुवाद न्यायालय के निर्देश पर किया गया है। तो जो अपने को न्यायालय के ऑर्डर डिक्री से व्यतीत मानता है, ठीक है, न्यायालय को रिव्यू के लिए आवेदन कर सकेगा, ठीक है, और न्यायालय वैसा कर सकेगा जैसा वह उचित समझे। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिव्यू के ग्राउंड से क्या क्या होंगे, ठीक है। तो जो कि क्या क्या ग्राउंड होंगे, तो ऑर्डर जो है 47 रूल फर्स्ट जो है इसका वो ग्राउंड्स बताता है क्या क्या आधार होंगे। तो पहला ग्राउंड है डिस्कवरी ऑफ न्यू एविडेंस, ठीक है, अर्थात किसी नई विषय वस्तु का पता चलना या फिर किसी नए जो है एविडेंस का आना, ठीक है, नए कोई नया साक्ष्य प्रकट हो रहा हो या फिर कोई नई विषय वस्तु या कोई नया तथ्य सामने आ रहा हो, ठीक है। और किसी नए विषय या साक्ष्य प्रकट होना रिव्यू का ये जो है प्रथम आधार है। लेकिन ऐसा जो है प्रकटीकरण
सम्यक तत्परता बरतने के बाद, जब न्यायालय ने जब डिसीजन उस टाइम पे दिया था, डिक्री ऑर्डर जो भी पारित किया था, ठीक है, तो उस टाइम पे आवेदक ने सम्यक तत्परता बरती हो, फिर भी आवेदक की ये चीज़ जानकारी में नहीं आई थी जो आज प्रकट हुई है। जो चीज़ नई आज निकल के आई है, उस टाइम पे जब न्यायालय ने कोई ऑर्डर किया था या कोई डिक्री दी थी, तो उस टाइम पे सम्यक तत्परता बरती थी आवेदक ने, लेकिन उस टाइम पे उसकी जानकारी में नहीं आई थी, या उसके द्वारा पेश नहीं किया जा सकता था, ठीक है, या उसके द्वारा पेश नहीं किया जा सकता था। साथ ही जो ऐसा प्रकरण जो आज प्रकट हुआ है, ठीक है, वो सुसंगत होना चाहिए। जो ऑर्डर किया है या जो डिक्री पारित की है उसी से रिलेवेंट हो, ठीक है, और उसी प्रकृति का हो यदि पेश कर दिया गया होता तो निर्णय परिवर्तित होता, अर्थात जो आज जो निर्णय न्यायालय ने दिया है, अगर हम उस टाइम पे पेश कर देते, प्रस्तुत कर देते, तो उसकी प्रकृति ऐसी थी कि वो आज डिसीजन जो है मेरे ही फेवर में आता। ऐसी प्रकृति का होना चाहिए जो चीज़ प्रकटीकरण हुई है वो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मेरी जोन्स फाइन बनाम जेम्स सिडनी। प्रस्तुत मामले में क्या था कि न्यायालय ने दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए डिक्री पारित की थी, ठीक है, लेकिन बाद में ये चीज़ प्रकट हुई कि जो है जो पक्षकार हैं वो चचेरे भाई बहन, लिहाजा उसमें वैध विवाह ही नहीं हो सकता है, तो हम दाम्पत्य अधिकारों की डिक्री कैसे पारित कर सकते हैं। जो ये चीज़ सामने निकल के आई तो न्यायालय ने जो है यहाँ पे क्या किया, जब ये चीज़ सामने आई तो न्यायालय ने रिव्यू की जो है रिव्यू का आवेदन स्वीकार किया, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल है मोहम्मद खान बनाम मोहम्मद इब्राहिम। प्रस्तुत मामले में क्या था, न्यायालय ने एक गवाह के बयान हेतु कमीशन जारी कर दी जो कि पाकिस्तान का निवासी था, लेकिन उसको बाद में जो है करने के पश्चात ऐसा जो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में ऐसा कोई नियम ही नहीं है कि जो है, या कोई ऐसा पारस्परिक प्रावधान नहीं है कि अगर वहाँ के लिए कमीशन जारी की जा सकती हो, लिहाजा यहाँ पर भी न्यायालय को रिव्यू आवेदन को स्वीकार करना पड़ा। यहाँ पे भी रिव्यू आप कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ हुआ है जो प्रकट हुआ है बाद में, ठीक है, जो चीज़ सामने है उसके बाद में कोई चीज़ नई प्रकट के आई, जैसे कि अगर पाकिस्तान के लिए यहाँ से न्यायालय कमीशन नहीं जारी कर सकता क्योंकि ऐसा कोई जो है पारस्परिक जो है प्रावधान नहीं है कि हम यहाँ का न्यायालय पाकिस्तान के लिए कमीशन जारी कर दे, तो वहाँ पर भी हम रिव्यू के लिए न्यायालय को जा सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है कि नेक्स्ट जो ग्राउंड्स है वो है दूसरा कि ऐसी कोई त्रुटि या भूल जो अभिलेख को देखने से ही प्रकट हो। ऐसी कोई त्रुटि या भूल जो अभिलेख को ही देखने से प्रकट हो जाए, ठीक है। ऐसी भूल या त्रुटि चाहे विधि या तथ्य या फिर प्रक्रिया संबंधी हो। पुनर्विलोकन को ये दूसरा ग्राउंड्स है, ठीक है, कि देखने से ही त्रुटि पता चलती हो, ठीक है। लेकिन ऐसी भूल या जो त्रुटि है को अभिलेख के देखने से ही प्रकट होनी चाहिए, उसका जो है छानबीन करने के पश्चात नहीं, तब एक्सेप्टेबल नहीं होगा। देखने से ही प्रकट हो जानी चाहिए कि हाँ ये जो है गलत है, ठीक है, या भूल हुई है, त्रुटिपूर्ण है, देखने से ही प्रतीत हो, ठीक है। छानबीन करने के पश्चात अगर जो निकलेगी वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। नेक्स्ट उदाहरण है देवी साहब बनाम विश्वेश्वर लाल। इस बात के तथ्यों पर परिसीमा अधिनियम लागू करने में न्यायालय की विफलता पाई गई थी। न्यायालय ने जो चीज़ परिसीमा द्वारा वार्ड थी, परिसीमा अधिनियम द्वारा, ठीक है, समय निकल चुका था लेकिन फिर भी उस चीज़ को स्वीकार कर लिया, ठीक है, सुन लिया उसको, तो बाद में वो चीज़ सामने आई कि हाँ ये कोई रीजनेबल कारण नहीं था, परिसीमा वैसे बाधित था, फिर भी न्यायालय ने सुना, लिहाजा यहाँ पर भी रिव्यू का आधार बन रहा था और रिव्यू यहाँ पे आवेदन स्वीकार किया गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बांके बिहारी बनाम अब्दुल रहमान, ठीक है। यहाँ पे क्या है, न्यायालय ने पक्षकारों को सूचना दिए बिना ही ऑर्डर कर दिया, ठीक है। तो जब पक्षकारों को कुछ सूचना ही नहीं है और न्यायालय निर्णय दे दिया है तो क्या है, यहाँ पर भी रिव्यू के लिए आवेदन हम कर सकते हैं, ठीक है। ये भी है कि अगर हमारे बगैर सुने ही पक्षकारों को बगैर सुने ही न्यायालय ने निर्णय दे दिया है तब भी हम रिव्यू के लिए न्यायालय जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लोहरी बनाम माखनलाल। जहाँ न्यायालय की अधिकारिता का अभाव हो और अभिलेख से ही प्रकट हो जाए, ठीक है, तब भी हम रिव्यू के लिए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जांपल, अगर मान लीजिए अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई नियम प्रतिपादित है, अगर न्यायालय ने उसकी अनदेखी की हो, ऐसी कोई रूलिंग हो या कोई ऐसा कोई गाइडलाइन हो जिसको और जो है न्यायालय ने अनदेखा करके ही डिसीजन दे दिया हो, तब भी जो है हम रिव्यू के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। जो थर्ड ग्राउंड्स है वो है कोई अन्य कारण, ठीक है। अन्य कारण मतलब ये तीसरा आधार है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए तीसरे ग्राउंड में जहाँ निर्णय में कथन सत्य नहीं है, जो कथन किए हैं न्यायालय ने वो सत्य नहीं है, या फिर पक्षकार के अधिवक्ता द्वारा गलत कथन कर दिए गए हैं, तब भी हम अन्य आधार के आधार पर रिव्यू का आवेदन न्यायालय को
कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि उसकी प्रक्रिया क्या होगी, रिव्यू की प्रक्रिया क्या होगी। तो सामान्यतः जब रिव्यू के लिए आवेदन किया जाएगा, ठीक है, तो दूसरे पक्षकार को सूचना न्यायालय देगा, सूचना करेगा न्यायालय को। ठीक है, न्यायालय जो सूचित करेगा उसको। ठीक है, अगर युक्त आधार हैं, जो भी पीछे जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, इन्हीं आधारों पे विधिक रूप से आपने अगर आवेदन किया है न्यायालय को रिव्यू के लिए, अगर रीजनेबल आधार हैं, युक्त आधार हैं, तब तो आपका जो है आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा, नहीं तो अस्वीकार कर लिया जाएगा। अगर स्वीकार कर लेता है, अस्वीकार कर लेता तो कोई बात नहीं, अगर स्वीकार कर लेता है तब क्या होगा, तो मामले को पुनः सुनेगा। ठीक है, जो भी डेट होगी आगे डेट भी देगा और अपने हिसाब से फिर दोबारा से उसका निश्चय कर सकेगा। ठीक है, जैसा वो चाहें वैसी डिक्री पारित कर सकता है, जैसा उसे बाद में उचित लगे न्यायालय को वो कर सकता है। ठीक है, लेकिन एक और बात है यहाँ पे, रिव्यू का आवेदन अगर खारिज हो जाता है, ठीक है, अगर आपने रिव्यू के लिए आवेदन किया, अगर वो खारिज हो गया तो आप उसके अगेंस्ट अपील नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपने रिव्यू के लिए आवेदन किया और वो स्वीकार कर लिया गया आवेदन, रिव्यू का आवेदन स्वीकार हो गया, तो क्या है, उसके खिलाफ अपील हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है, रिव्यू का आवेदन अपील के ज्ञापन के रूप में ही दिया जाएगा। जो रिव्यू का आवेदन किया जाएगा न्यायालय को, वो अपील के ज्ञापन में ही किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात हुई है रिव्यू की, सेक्शन CPC सेक्शन 1/4 एंड ऑर्डर 47।